हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CS IT मिथुन जायसवाल और हम देख रहे हैं BST का ये और सीरीज जिसके अंदर हम कर रहे हैं गाला पेपर। तो बेटा जी, आज हम करने वाले हैं गाला का चौथा फोर्थ पेपर के MCQ सेक्शन नंबर 1। बड़े ही मजेदार रहने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं हमारा गाला का पेपर नंबर 4 के सेक्शन A के MCQ। तो आते हैं हमारी स्क्रीन पे। ओके बेटा, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट डज मैनेजमेंट एसोसिएशन फ्रेम फॉर इट्स ओन प्रोफेशन? मतलब क्या है? व्हाट डज मैनेजमेंट एसोसिएशन क्या फ्रेम करता है? किसके लिए? उसके ओन प्रोफेशन के लिए। ओन प्रोफेशन के लिए क्या फ्रेम करेगा? इनकंसिस्टेंसी, इम्प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट और डिसीजन। क्या फ्रेम करेगा? कोड ऑफ कंडक्ट। ये बनाता है कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए? अपने प्रोफेशन के लिए। जैसे डॉक्टर्स के कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स रेगुलेशन। डॉक्टर के खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एडवोकेट के होते हैं, CA के होते हैं, तो ये सभी के क्या होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट होता है। नेक्स्ट, हु इज द प्रमोटर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रमोटर कौन है? पीटर F ड्रकर, हेनरी फर्ल, फ्रेडरिक टेलर के लूथर ग्रे? कौन सा आएगा? तो यहाँ पे जब बोलेगा ना कि साइंटिफिक मैनेजमेंट तो इसका कौन आएगा बेटा जी? फ्रेडरिक टेलर वाज द फादर ऑफ प्रमोटर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Okay, which plan is prepared for achievement of special objective? फोकस करना है यहाँ पे। क्या है स्पेशल? मतलब क्या है? पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर मतलब ऑब्जेक्ट के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग मतलब क्या होता है? ऐसा प्लान जो प्लान बी। स्ट्रेटेजिक प्लान ये होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑपरेशनल ये तो डे टू डे के लिए होता है। और सिंगल प्लान ये होता है स्पेशल पर्पस के लिए, जो सिर्फ एक ही बार यूज होता है। तो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है, तो क्या आएगा? सिंगल प्लान। ओके बेटा, नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ ब्रेन ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, ये तो उसने पहले से दे दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा जी? ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? बॉडी। क्या होती है? बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड क्या आता है? फाइनेंस आता है, ये होगा नहीं। फिजिक्स का मतलब है तो क्या होता है? बॉडी होता है, तो ये क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशन इज फिजिक्स, बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हार्ट आएगा नहीं। हैंड्स एंड लेग्स क्या होता है? ये होता है हमारा स्टाफिंग। ठीक है, अगर ये कौन सा आएगा? स्टाफिंग का आएगा। ब्लड कौन सा आएगा? ये आएगा, ब्लड आएगा फाइनेंस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ लीनियर ऑर्गेनाइजेशन? बेटा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के कारण कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस हो? मतलब इसकी प्रॉब्लम्स के कारण कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? बताओ। चलो, इसके ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो आया functional organization come into existence. Okay, the main function of human resource management is the main function of HRM। बेटा ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है ना, इसका मेन पर्पस क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन पर्पस होता है अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से टैकल करना। तो ये HRM किसके लिए होता है? क्या सेल्स के लिए होगा? नहीं। क्वालिटी के लिए होगा? नहीं। प्रोडक्शन के लिए होगा? नहीं। ये होता है मैन पावर प्लानिंग के लिए। किसके लिए होता है? मैन पावर प्लानिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट 7 क्या है? द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर नॉन मैनेजर स्टाफ। कौन सा स्टाफ है? नॉन मैनेजर। बेटा दो प्रकार के स्टाफ होते हैं। एक होता है मैनेजर जो हाई पोस्ट पे होता है, एक होता है नॉन मैनेजर जो कहाँ पे होता है? लो पोस्ट के लिए होता है। आपने कभी डीमार्ट वगैरह में गए होंगे या तो कोई ऐसी शॉप पे गए होंगे जहां पे क्या होता है? डीमार्ट है या तो कोई जैसे कोई बड़ा सा मॉल है, तो वहां पे लिखता है स्टाफ चाहिए और वहां पे रिक्वायरमेंट क्या लगता है? 10 to 12 एजुकेशन। मतलब आपने 10 या 12 किया हो तो भी आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। अब वहां पे क्या करोगे? जैसे आप अपना एप्लीकेशन करोगे, सर मैंने 12 किया हुआ, मेरे को जॉब चाहिए, वो फट तुम्हारा कोई इंटरव्यू कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनको क्या बेसिक ले पर्सन का काम करवाना है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो रखता हो उसको वो तुरंत जॉब दे देता है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो नॉन मैनेजर स्टाफ होता है ना, उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? डिफिकल्ट होगा क्या? नहीं। एक्सपेंसिव होगा? नहीं। लॉन्ग एंड स्पेशल होगा? नहीं। कैसा होगा? शॉर्ट एंड सिंपल, खत्म। क्यों? नॉन मैनेजर। मगर मैं चाहूंगा कि आप कभी भी नॉन मैनेजर की गिनती में ना हो, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। Okay. What does direction include other than order, instruction and guidance? Direction के अंदर order देते हो, instruction देते हो, guidance देते हो, उसके अलावा और क्या आता है? तो उसके अलावा आता है बेटा supervision। क्या आएगा? supervision। तो direction के अंदर other than order, instruction and guidance के अलावा आता है supervision। Okay, next. The communication based on human relation and friendship means communication में दो प्रकार के communication होते हैं। एक
होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल कौन सा होता है? जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि कैसे कम्युनिकेट करना है, किस वे में कम्युनिकेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है। और इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है? नहीं, यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। आपके और आपके जो कलीग्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे, उसके बेस पे क्या करते हो आप? कम्युनिकेट करते हो। तो यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन और जहाँ फ्रेंडशिप आती है तो वहां कैसा आता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, which function of management process sees that the work is performed according to the planning? ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो देख रहा है कि भाई हमने जो प्लान किया है ना उसके अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म किया जा रहा है? ऐसा कौन सा काम होता है? बताओ। ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कौन सा आएगा? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्यों आएगा? क्योंकि कंट्रोलिंग में तो क्या किया जाता है, जब पूरा टास्क खत्म होता है वहां से कंट्रोलिंग शुरू होता है कि भाई जो काम किया हुआ है वो हमने जो प्लानिंग किया था उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं हो रहा, उसको चेक करो। तो यहाँ पे क्या होता है? कंट्रोलिंग आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओन्ड कैपिटल। बेटा जी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हमारी ओन, मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन, उन सबका कॉम्बिनेशन को तो बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में एक कैपिटल तो कैसी होगी? ओन्ड, मतलब इक्विटी शेयर। दूसरी कैसे होगी? वो होगी डेट, मतलब आउटसाइडर वालों की कैपिटल। तो डेटर्स, एसेट्स, सिक्योरिटीज, ये गलत है, आंसर आएगा डेट। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी। देख अब मैं तेको एक चीज बता रहा हूं, अगर देख बेटा यहाँ पे देख, अगर सिर्फ और सिर्फ क्या है? बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम करंट एसेट को कंसीडर करेंगे, सिर्फ किसको? करंट एसेट को, तो वो बन जाता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या बनेगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लेकिन हम क्या करेंगे? करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को करेंगे माइनस। क्या करेंगे? माइनस, मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल। बेटा जी अगर ये क्या है? ये पॉजिटिव में आई, प्लस में, क्या ये प्लस में, जैसे कि 100, 80 और ये 20, तो उसको बोलोगे आप पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। ठीक है, लेकिन ये था 100, ये था 130, आंसर आया -20। ये जो -20 आया तो ये माइनस को बोलोगे आप नेगेटिव। यहाँ पे आंसर क्या आया था बेटा? हमारा आंसर आया था 30। इस 30 को क्या बोलोगे? इस 30 को बोलोगे आप नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो बेटा इसमें से कौन कौन से हमने क्वेश्चन देखे? पहला क्वेश्चन देख, अगर बोलता है सिर्फ करंट एसेट को ध्यान में रखो तो क्या बनेगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, करंट एसेट में करंट लायबिलिटी माइनस करो तो उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन ये नेट वर्किंग कैपिटल कैसा हो सकता है? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अगर करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, और माइनस करने का नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। सो सिंपल। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी। अब बेटा यहाँ पे क्या है? बेसिकली है ना, बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ग्रॉस तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम वर्किंग कैपिटल जैसा कुछ होता नहीं है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल एंड पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे इसको एक्चुअल में लिखना चाहिए था क्या कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? नेट, और नेट यहाँ पे हमको दिया नहीं है तो क्या करेंगे हम? तो बेटा जी यहाँ पे हम क्या करेंगे? पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है करंट एसेट ज्यादा होती है, करंट लायबिलिटी कम होती है, तो वो कैसा होता है? वो जनरली पॉजिटिव आता है। अदरवाइज यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे आना चाहिए था नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट, अंडर विच एक्ट सेबी केम इनटू एक्सिस्टेंस। बेटा जी सेबी, बेटा जी जैसे अब मैं ना इसकी एक चीज बताता हूँ, ये कैसा फालतू सा क्वेश्चन है। अगर आरबीआई आया है, ठीक है, आरबीआई तो किसके अंतर्गत आता है? आरबीआई एक्ट के अंतर्गत आता है। अगर जैसे प्राइवेट लिमिटेड या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है ना, लिमिटेड, अगर वो आती है तो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। और अगर
सेबी आया, सेबी, तो सेबी किसके अंतर्गत आया होगा? सेबी एक्ट के अंतर्गत आएगा। सो सिंपल, ठीक है। जो 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 एंटिटी होते हैं उसके एंटिटी के अंतर्गत तो वो रजिस्टर होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंडर विच एक्ट सेबी कम इनटू एक्सेशन। तो सेबी किसके अंतर्गत है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत आया। ओके, विद हुम डज द फॉरेन एफआईआई। बेटा जी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और दूसरा होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो एफआईआई होता है जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, उसको किसके पास रजिस्टर करना चाहिए? तो उसको बेसिकली रजिस्टर करना पड़ता है सेबी। क्यों? क्योंकि एफआईआई का बेसिक पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट कहां पे करना? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को कौन देखता है? सेबी। तो उनको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सेबी से। समझ गए? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। व्हाट कैन बी हैपन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट। बेटा जब भर भर के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे कि भर भर के एडवर्टाइजमेंट आएगा क्या कि 5 रुपए में केसर का दम, ठीक है, वो जो केसर वाली ऐड करते हैं वो गुटखा को बेचते हैं। भूल के भी मत खाना, क्योंकि पहले उसके लिए पैसे दे के गुटखा खाओ, फिर उसकी आदत छुड़ाने के लिए पैसे दे के उसको बंद करो। और अगर आदत बंद नहीं हुई तो डॉक्टर को पैसे दो कि जो हमको कैंसर हुआ है, जो हमारे जबड़े खराब हुए उसको सही करने में। तो बेटर है ऐसी कोई आदत ही मत डालो। ओके, तो एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस से क्या होता है? क्या उससे क्या होता है? रेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जितना ज्यादा आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उतना ज्यादा क्या होता है? प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने लगती है। प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने लगती है। तो प्रोडक्ट बिकम अट्रैक्टिव, नो प्रोडक्ट इज अवेलेबल। वैसे तो क्या है कि हाँ, एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट से लोग थोड़ा अट्रैक्ट में आता है। मतलब मेन जो है, मेन जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ना। अगर कम एडवर्टाइजमेंट होगा तो खर्चा कम है, तो फिर उसकी प्राइस भी कम आएगी। ओके, तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। व्हाट इज टू बी डन बाय द प्रमोशन। प्रमोशन से हम क्या समझते हैं? इंक्रीज द प्राइस, increase the sales, increase the production, increase the change in the product, ठीक है, making necessary changes in the product। बेटा जी प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन मतलब चीजों को प्रमोट करना, एडवर्टाइजमेंट का। उससे क्या होगा? उससे हमारा सेल्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रमोशन से क्या होता है? इंक्रीज द प्राइस। ठीक है, ये क्या बेटा था? यहाँ पे ना एक्सेसिव मतलब जितना रिक्वायरमेंट हो उतना नहीं, और भी मतलब आपको अगर कॉम्पिटिटर 10 एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उसके सामने आप 50 एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो ऑफकोर्स उससे क्या होगा? आपकी प्राइस बढ़ेगी। ओके, टू स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन बीइंग पॉल्यूटेड, टू स्टॉप एनवायरमेंटल बीइंग पॉल्यूटेड, मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम एनवायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचा रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट हमको, क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया, तो उसके लिए गवर्नमेंट हमको क्या कुछ देती है, ठीक है। विच मार्क प्लान हैज बीन पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सा है? तो ये एजीजी मार्क, हॉल मार्क, इको मार्क, ICAI मार्क। तो ये बेटा आता है इको मार्क। क्या आएगा? इको मार्क। जब आप पॉल्यूशन को बचाते हो तो वहां पे क्या मिलता है? इको मार्क मिलता है। ओके, द राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द गुड्स और सर्विस व्हिच इज हैजर्डस फॉर द हेल्थ ऑफ अ कंज्यूमर मींस, मतलब क्या होता है? जो राइट टू प्रोटेक्शन, हमको एक राइट दिया जाता है किसके सामने? हैजर्डस गुड्स के सामने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो बेटा जी एक बात बोलो, राइट टू इंफॉर्मेशन। यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ रिड्रेसल एंड राइट ऑफ चॉइस, ये क्या है? ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है कि प्रोटेक्शन से, प्रोटेक्शन करना हैजर्डस के सामने। तो राइट टू इंफॉर्मेशन में तो हमको इंफॉर्मेशन, हमारा राइट होता है कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट मिला है, लेकिन उसके सामने क्या प्रोटेक्शन, वो इसमें तो नहीं होगा। रिड्रेसल का मतलब राइट क्या होता है? रिड्रेसल का राइट होता है जिसके अंदर अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन से और कंप्लेन का कोई लेना देना नहीं। राइट टू चॉइस का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, आपको चाहिए कि नहीं मेरे को वो गुड्स मत बेच जो तू बेचना चाहता है, मेरे को जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग गुड्स दे। तो वो कहाँ पे आता है? राइट टू चॉइस। यहाँ पे आपको कौन सा राइट चाहिए? कि प्रोटेक्शन किसके सामने? कि हैजर्डस अगर गुड्स यूज हुआ तो उसके सामने मेरे को क्या प्रोटेक्शन है, उसके लिए कौन सा राइट आपको मिलेगा? तो उसके लिए आपको मिलेगा राइट टू प्रोटेक्शन। यहाँ पे वैसे तो बेसिकली यहाँ पे क्या आना चाहिए था? राइट ऑफ सेफ्टी आना चाहिए था, लेकिन सेफ्टी एग्जांपल में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? राइट टू प्रोटेक्शन लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट, सॉरी, व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड? एवरी ईयर। एवरी ईयर के अंदर ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट हमारा कौन सी तारीख को
सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? बोलो बोलो। 15 मार्च, जुलाई, अगस्त, दिसंबर। तो बेटा जी अगर ये आता है आपको लिखना है कंज्यूमर डे। कंज्यूमर डे आता है 15 मार्च। क्या है? 15 मार्च। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्म्ड एट इंटरनेशनल लेवल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इंडस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड? व्हाट इज फॉर्म्ड यहाँ पे बेटा इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब इंडिया लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड और इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए क्या लाया गया हुआ है? तो बेटा जी वो है फीमा, फेरा, डब्ल्यूटीओ की गेट। तो वो है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हमारे जो तीनों की पांच के सॉरी जो चौथा पेपर की जो एमसीक्यू बड़े ही मजेदार ढंग से किए, बड़े ही डिटेल डिस्क्रिप्शन में किए, और इससे मैंने आपको मैंने तैयार करवाया जिससे कि क्या हो आप आसानी से उसको याद कर सको। मतलब आपको याद नहीं रखना, उसको कंसेप्ट को समझो और उसके बेस पे उसको याद करो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, उसको देख के, और अगर रियल में दिल से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में कुछ अच्छा सा लिखना, क्योंकि वो कमेंट पढ़ के मेरे को बहुत खुशी मिलती है। मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे वीडियोस हैं उसके अंदर बच्चे तारीफ करते हैं, जब तारीफ करते हैं तो हमको और मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से अच्छे और बढ़िया ढंग से और वीडियो बनाएं, ज्यादा से ज्यादा आप तक इंफॉर्मेशन दें, ताकि आपकी तैयारी किस तरह की हो, 90 प्लस की हो। और लिखना कमेंट में सर मैं लाऊंगा 90 प्लस। आपका जो कमेंट देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ ये बच्चा लाएगा, तो इसके लिए मेरे को और ज्यादा अच्छे से वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलो बच्चों मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, वो प्लीज सुन के जाना कि हम सीए के क्लासेस चालू करते हैं। आपकी यहाँ से एग्जाम खत्म होगी, दूसरे दिन से यहाँ पे सीए फाउंडेशन की एग्जाम हमारी क्लासेस चालू हो जाएगी। बड़ा ही मजेदार कोर्स है। अगर आप टफ पसंद करते हो तो सीए के अंदर जरूर से सोचना, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं उसको आपको जवाब दूंगा। चलो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।